है व्यूअर्स, नमस्ते। मैं प्रेमांकुर दास एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक रोचक और एक इम्पोर्टेंट वीडियो। आपके सामने हमेशा मेरा लक्ष्य रहता है कि एक ऐसा वीडियो लाऊं ताकि आप हमेशा मोटिवेटेड रहे और आपके अंदर वो पॉजिटिव फायर हमेशा जलता रहे, ताकि आप बुराई के खिलाफ, नेगेटिविटी के खिलाफ और हर एक उस गलतियों के खिलाफ अपना आवाज़ को बुलंद करते रहें। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे लास्ट वीडियो बंगाली जवाब में मुझे अपने सपोर्टर्स और हर एक उस बंगाली भाई से और एक बंगाली सिटीजन से जिसने अपना यूनिटी का पावर दिखाया, और मुझे इस बात की पूरी खुशी है कि आपके अंदर अभी भी वो क्रांतिकारी आग छुपा हुआ है। एक बात मैं हमेशा आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि एक इंसान में पॉजिटिव रहना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव विश्वास करना। और आपके अंदर जब तक ये विश्वास रहेगा आप पॉजिटिव रहोगे और पॉजिटिव सोचोगे। तो आज एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो का जो विषय है वो बहुत ही रोचक है। आज मैं बताने वाला हूँ कि क्यों आज तक हम लोग बंगाली को इतना अनदेखा करते आ रहे, क्यों हम लोग बंगाली इतने बड़ा एक जाति होते हुए भी हम लोग बंगाल को हमेशा एक पॉलिटिसाइज किया जाता है। किस तरीके से बंगालीज को या बंगाल को हंसी या मजाक का एक पात्र बनाया जाएगा, चाहे वो बंगाली कैरेक्टर के बारे में हो, चाहे ये बंगाली कल्चर के बारे में हो। हमेशा ये कोशिश रहता है कुछ रीजंस की वजह से, कुछ अशुभ शक्तियों के लिए जो हमेशा बंगालीज को हमेशा हंसी मजाक का समझते हैं। चाहे वो कोई मूवी का कैरेक्टर हो, चाहे वो किसी ने कभी अपना कोई जोक्स बनाया हो, या किसी भी कारण के लिए बंगालीज का नाम हम लोग एक हंसी के लिए, एक कॉमेडी के लिए जोड़ते हैं। तो इसका वजह क्या है, और क्या वजह है कि हर एक क्षेत्र में अभी भी लोग की सोच है कि बंगालीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जानता हूँ ये मैं कोई सेंटिमेंट में आके या कोई भावुक होके वीडियो बनाना मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन न्यूट्रल बोलना और सही बोलना मेरा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि बहुत समय देखा गया है कि बहुत लोगों का सोचना है कि आप भावुक होकर कोई भी एक स्पीच दे देते हो, लेकिन आपको हर एक चीज़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना ज़रूरी है। और इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस चीज़ को समझें कि ये जस्ट एक सेंटिमेंटल स्पीच नहीं है, जस्ट आपको किसी तरीके से भावुक होने के लिए मैं प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये तो बता रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ों को विश्लेषण करना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि ये जो हमारे अंदर जो सोच डाला जाता है, ये सोच आखिरकार कितना ज़्यादा वैलिड है कि बंगालीज अभी भी पीछे है, बंगालीज अभी भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि बंगाल में आज भी बहुत सारी कमियां हैं और हर राज्य में हैं। जहाँ पे इंडिया जैसे इतने बड़े देश में इतने ज़्यादा कमी, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी भी है, तो कैसे एक राज्य उस देश के अंतर्गत होके उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। और आज इस अतिमारी के समय जब सारा देश लड़ रहा है किससे अपने सिटीजन्स को बचाए, कैसे अपने लोगों को बचाए, कैसे अपने देश को सुरक्षित करें, ऐसे बहुत सारे लोग जो इस लॉकडाउन परिस्थिति में बेहाल परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे वक्त में कितना तात्पर्यपूर्ण ये वीडियो हो सकता है, तो मैंने इस बारे में सोचा, और मैंने सोचा क्यों ना मैं कोशिश करूं कि एक बार फिर से वो स्फूर्ति और लोगों के मन में वो पॉजिटिविटी का दीपक जलाऊं, ताकि लोगों के मन में ये विश्वास एक बार से फिर से प्रेरित हो कि हमारा जाति आज भी उतना ही महान है, आज भी उतना ही उसका गौरव है। लेकिन क्यों आज हम लोग अपना आत्मनिरीक्षण या आत्ममूल्यांकन करते हुए थोड़ा हेजिटेट करते हैं। आत्ममूल्यांकन करना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना है कि हमसे कौन सी गलती ऐसी हो रही है जिसके वजह से आज दूसरे लोग हमें हंसी या मजाक के लिए हमें यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आपको इस बात को हमेशा जानना चाहिए कि जब तक आप खुद नहीं किसी को परमिशन दोगे, कोई आपको सम्मान नहीं कर सकता है। अनलेस एंड अनटिल यू अलाउ अदर्स, पीपल कैन नॉट डिसरेस्पेक्ट यू। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। तो आज अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसे वजह है जिसके लिए लोग बंगालीज को या बंगाल के बारे में अपशब्द कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि इतने सारे राज्य होते हुए भी आखिरकार क्या बात है कि लोग हमेशा
बंगाल को चुनते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया में, लेकिन उसके बाद भी लोग बंगाल को ही क्यों टारगेट बनाते हैं? सबसे पहले मैं आपको इस बारे में आपको 1905 में ले जाना चाहता हूँ, जब एक ऐतिहासिक समय था जिस समय भारत में विदेशी शक्ति ब्रिटिश राज कर रहे थे। और उस समय एक ऐसा समय आया जब उस समय का वाइसरॉय लॉर्ड कार्जन ने सोचा कि अगर बंगाल पे हमें राज करना है तो बंगाल में फूट डालना है, बंगाल को भंग करना है। और उसी समय उसने बंग भंग का डिसीजन पास किया। और ये 1905 में जो बंग भंग का डिसीजन था वो सिर्फ इसलिए था कि इतने बड़ा जाति जो कि हर एक क्षेत्र में आगे है, जो इकोनॉमी में आगे है, जो टैलेंट में आगे है, जो संस्कृति में आगे है, जो सभी चीज़ों में इतना आगे है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको डिवाइड एंड रूल करो। और वही जो कल्चर उस समय में शुरू हुआ था वो अब तक चल रहा है। और वो जो फूट डालने की राजनीति, वो जो फूट डालने की जो प्रथा आज अनफॉर्चुनेटली अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे सोसाइटी में। और हमारी भोली जो जनता, हमारे भोले जो लोग हैं, उनको इस बात का अभी तक भनक भी नहीं लग रहा है कि हमें इस चीज़ों में किस तरीके से बहकाया जा रहा है। आज जब ज़रूरत है हम लोग सारे भेदभाव को बुला के, सारे जात पात प्रोविंशियलिज्म थॉट या कम्युनिज्म थॉट को बुला के कैसे एक साथ एकजुट होकर काम करें, और ताकि हम इस संकट के समय में, अतिमारी के समय में अपने देश को कैसे आगे ले जाए। तो चलिए मैं एक बार से फिर से आपको हिस्ट्री आपके लिए दोहराता हूँ और एक बार से फिर से स्वागत करता हूँ, ताकि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जाने ये क्या रीज़न है, किस वजह से बंगाल को इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट आज भी होना पड़ रहा है। समय वो एक और था जिस समय स्वाधीनता के बारे में, लोगों के बारे में शायद पता भी नहीं था, और वो एक मूवमेंट था जब स्वदेशी मूवमेंट शायद शुरू हुआ था 1905 में, जब हमारे वाइसरॉय लॉर्ड कार्जन ने सोचा कि चलो अब बंगाल को हम लोग डिवाइड करते हैं जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। और उसने सोचा कि एक तरफ बंगाल हो जाएंगे, एक तरफ मुस्लिम हो जाएंगे। लेकिन ये बंगाल और ये जो मुस्लिम बंगाल, ये एक्चुअली क्या थॉट्स था इसके बारे में अगर आप जानते होंगे कि बंगाल जो हमारा था वो बहुत बड़ा था। यूनाइटेड बंगाल कंप्राइज्ड ऑफ सेवरल स्टेट्स, उसमें झारखंड था, उसमें बिहार था, उसमें उड़ीसा था, उसमें मेघालय था, उसमें मिजोरम था, उसमें त्रिपुरा था, एंड सो मेनी स्टेट्स कंप्राइज अलॉन्ग विद बांग्लादेश। और उस समय बताया जाता है ये बंगाल का जो यूनाइटेड पॉपुलेशन था, इट वाज सेम ऑफ टोटल ऑफ Great Britain and France. And Great Britain and France, if you comprise, the total population was same as of Bengal. That was 7 crore 85 lakh something. But can you imagine इतना बड़ा जो पॉपुलेशन था उसका कितना स्ट्रेंथ था एक साथ। लेकिन उसने सोचा कि इसको हम लोग धर्म के हिसाब से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर धर्म के हिसाब से हम लोग करें, लेकिन उसमें वो असफल रहे, क्योंकि उस समय हमारे कुछ दिग्गज और स्वतंत्रता सेनानी ने उस समय इस चीज़ को बाधा दिया। और उसमें जो प्रमुख जो सामने आए, जिसको हम लोग जानते हैं लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। और उनके साथ बहुत सारे ऐसे किरदार भी जुड़े जैसे मास्टर सूर्य सेन, उसके साथ सामने श्री अरविंद घोष और ऐसे सारे दिग्गज नेता जो इस चीज़ के विरोध किया। और सिर्फ यही नहीं, वही एक समय था जब ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि ये हमारी इंडस्ट्री, हमारी जितने भी टेक्नोलॉजी है उससे बहुत ज़्यादा बंगाल जा रही है, लेकिन उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए उन्होंने बंगाल को भाग करने की कोशिश किया। लेकिन ये जो उनका जो मंशा था ये सफल नहीं हो पाया। और 1911 को उस समय के जो वाइसरॉय थे, वाइसरॉय हार्डिंज, वो मजबूर हो गए ये डिसीजन को विथड्रॉ करना। लेकिन जब तक हमें आज़ादी मिला, अनफॉर्चुनेटली 1947 तक लोगों का मानसिकता बदल गया था, लोगों में स्वार्थ आ गया था। और उस समय के जो स्वाधीनता संग्रामी थे तब तक उनके मन में बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ इंटरेस्ट और कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया जिसके वजह से वो पावर के लिए, वो सत्ता के लिए लालची बन गए। और अनफॉर्चुनेटली बंगाल का पूरा देश ही विभाजित हो गया। और जिस वजह से आज हम लोग विभाजित होके भी आज हम लोग एक है।
लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, ये बहुत बात में हम लोगों को बोला जाता है वेस्ट बंगाल क्यों है नाम इसका। लेकिन देखिए, आज चाहे हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं या ईस्ट बंगाल में हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हम लोग बंगाली है, और बंगाली एक ऐसा कम्युनिटी है जो बहुत ही ज़्यादा सहनशील है। तो एक समय में ये जो आपकी शक्ति था, यही शक्ति आज अनफॉर्चुनेटली हमारा वीकनेस बनता जा रहा है। तो सबसे पहला चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि आज हमारे सहनशील होने के लिए कुछ लोग इस सहनशीलता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज एक बार सोचिए तो, आज हम लोग कितने ज़्यादा टॉलरेंट है। वो जो बाहर से हमारे राज्य में आके, आज चाहे वो धंधा हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, हम लोग सभी को स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा इस बात को गर्व करते हैं कि अतिथि देवो भवो का जो अर्थ है वो शायद बंगाली में ज़्यादा समझा जाता है। और इसीलिए आज भी जब किसी भी प्रांत से, किसी भी प्रोविंस से, किसी भी देश से अगर कोई भी हमारे यहाँ पे अतिथि या गेस्ट आता है, हम उसको हमेशा सर पे बिठाते हैं। और इसीलिए आज इस राज्य में आप देखोगे कि बहुत ही अमन, बहुत ही सुख अभी भी यहाँ पे विराज कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक प्रांत के लोग जब आते हैं, इसी कल्चर में ढल जाते हैं, इसी रंग में ढल जाते हैं, और इसीलिए शायद बोला गया है कोलकाता इज द सिटी ऑफ जॉय। तो ये जो एक नाम आज क्यों इतना ज़्यादा निगलेक्टेड हो रहा है दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, या प्रफुल्ल चंद्र चाकी हो, या बिपिन चंद्र पाल है, या खुदीराम बोस है, इतने बड़े नेताओं को कंट्रीब्यूशन के बाद भी आज देश इनको नेगलेक्ट करते हैं। ये पॉलिटिक्स, ये सियासत जमाने से चला आ रहा है। लेकिन मैं आज इतना पॉलिटिक्स के नज़रिया में नहीं हूँ। मैं ना चाहता हूँ कि आपके अंदर मैं एक पॉलिटिक्स के मामले में बोल के आपको भावुक करूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बंगालीज़ की जो पावर है, बंगालीज़ के अंदर जो मोटिवेशन है, वो हमेशा जलना चाहिए, और उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो फर्स्ट चीज़ ये है कि बहुत समय हम लोग बोलते हैं व्हाट द कंट्री हैज़ डन फॉर मी, ये राज्य ने मेरे लिए क्या किया, इस जगह ने मेरे लिए क्या किया, सरकार ने मेरे लिए क्या किया। चाहे आप अपने आप को एक प्रोविंस का सोचे या देश का सोचे, हमेशा यह सोचे कि आपने क्या किया। ये आत्ममूल्यांकन का समय है, क्योंकि हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमें क्या मिला, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि एक नागरिक होने के लिए आपने क्या किया अपने राज्य के लिए, आपने क्या किया अपने इलाका के लिए, आपने क्या किया अपने देश के लिए, आपने क्या किया अपने मुल्क के लिए। तो दोस्तों, ये समय है आपको सोचना है कि आप अपने को क्वेश्चन करें कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हो। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ जो आप कर सकते हो, आप एक जिम्मेदार नागरिक बनो, और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। आपको न्यूट्रल होना ज़रूरी है। आपको समझना चाहिए कि सच क्या है। अपने आप को एजुकेट करो, अपने आप को एम्पावर करो, ताकि आप लोगों के हेल्प के लिए मोहताज नहीं हो जाओ। अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बनाओ ताकि आप इस लड़ाई को लड़ सको। और दूसरा चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो है अपनी केकड़ा मानसिकता से बाहर निकलो। हाँ दोस्तों, मैं आपको क्रैब मेंटालिटी के बारे में ही बता रहा हूँ। ये क्रैब मेंटालिटी कुछ ऐसा है, गांव में आपने देखा होगा, जो किसान जो होता है वो केकड़ा पकड़ता है, वो एक ऐसे एक खुला एक पत्ते का एक डिब्बा बना के ले जाता है, उसमें वो केकड़ा पकड़ता है और एक के बाद केकड़ा उसमें रखता जाता है, और ऊपर उसका कोई ढक्कन नहीं होता है। अगर केकड़ा चाहे तो आराम से उस डिब्बा से बाहर निकल सकता है, लेकिन जब भी एक केकड़ा कोशिश करता है बाहर निकलने का, दूसरा केकड़ा उसको पैर को खींच देता है, और इसी प्रक्रिया में कोई भी केकड़ा उस डिब्बा से बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये जो उदाहरण है ये हर जाति पे जाता है, सिर्फ बंगालियों पे नहीं जाता है, क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी कोई एक अच्छा बंदा कुछ करता है उसको हमेशा नीचे खींचने की एक प्रोसेस होता है। क्यों? ये हमारे अंदर जो सेल्फिशनेस है, हमारे अंदर जो ईगो है, जो जेलसी है, वो अलाउ नहीं करता है। लेकिन आपको ये चीज़ को समझना चाहिए कि आज बहुत ज़्यादातर लोगों में ये चीज़ मानसिकता फैल गया है जो एक वायरस से भी खतरनाक है। तो ये क्रैब मेंटालिटी, केकड़ा मानसिकता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमें करना चाहिए ताकि हम लोगों के
सक्सेस से खुश हो और खुद भी सक्सेसफुल हो। हमें विन विन सोचना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम जीत रहे तो दूसरे को हारना है, और अगर दूसरा हार रहा है तो हमें जीतना है। हमें सबको लेके चलना है, सबको लेके आगे बढ़ना है। लेकिन इसके साथ साथ तीसरा चीज़ जो मैं आपको कहने जाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है कि आप अभी भी अगर कोई गलतफहमी में जी रहे कि आपके राज्य को कोई और आके विकास करके जाएगा, आपके राज्य में कोई और उद्योग लेके आएगा, आपके राज्य में कोई ऐसा कंडीशन देके जाएगा कि आप मुझे ये दे दो तो मैं आपको वो दे दूंगा। अरे वादा तो करते थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो बोले थे कि आप मुझे खून दे दो मैं आपको स्वाधीनता दूंगा, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि आप मुझे वोट दे दो मैं आपको ये करके दूंगा, मैं आपको वो करके दूंगा। तो आप इस छलावा पे ना जाएं। आप सोचें, इस राज्य को अगर जागृत करना है, इस राज्य को अगर डेवलप करना है तो इस राज्य के वासियों को करना है, इस राज्य के लोगों को करना है। और आपके अंदर वो जागरूकता है, आपके अंदर वो यूनिटी है, आपके अंदर वो एजुकेशन, वो क्वालिफिकेशन है, तो आप अपने आप को एकत्रित करें, अपनी शक्तियों को संगठित करें और फिर से अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि इस शहर में, इस राज्य में जो प्रॉब्लम्स है वो राज्यवासी बेहतर जानते हैं। और जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, बाहर से कोई मसीहा या भगवान आपकी मदद नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे ही आप यह करोगे, द कंसंट्रेशन ऑफ पावर will definitely go in a defective direction and the problems which are lying in the local level will never be seen properly. और चौथा चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बात सोच के देखिए, आज हम लोग कुछ भी होता है तो प्रश्न करने में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। और हाँ, यह चीज मैं बंगाल में भी देखा हूं और बहुत तक मैं सहमत हूं कि लोग जब बताते हैं कि बंगालीज हमेशा कंप्लेन करते हैं, हाँ जी ये मैं चीज देख चुका हूं। क्या लोग हमेशा प्रश्न करते हैं, ये चीज क्यों हुआ, वो चीज क्यों हुआ। ये बहुत ही अच्छा साइन है। प्रश्न पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रश्न पूछने के साथ साथ आपको उत्तर भी देना चाहिए, आपको जवाब का भी हिस्सा होना चाहिए। अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर जागरूकता है, आप चेंज, परिवर्तन लाना चाहते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको उस जवाब का भी हिस्सा बनना पड़ेगा। चाहे आज मेरे इलाका में, मेरे शहर में कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बारे में मैंने क्या सोचा, या उसको सही जगह पे उस चीज़ों को लेने के लिए उसका सही ध्यान आकर्षित करने में मैंने क्या किया। तो ये चीज़ को समझना है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि बंगाल में वॉइस लोगों को सुना नहीं जाता है, वी डोंट हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऐसा क्यों होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए वास्तविक। सिर्फ बंगाल में ही क्यों, वो महाराष्ट्र में भी हो सकता है, वो यूपी में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है। तो ये जो सोच है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, क्या आपने अपनी जो राइट्स है उसका सही वे में उसको यूटिलाइज करने की कोशिश किया? मैं किसी भी दल या किसी भी राजनीतिक दल के पक्षपातित्व करते हुए नहीं कहता हूं। मैं निरपेक्ष होकर ये बताना चाहता हूं कि अगर आप सही चीजों के लिए बोल रहे हो, पॉजिटिव चीजों के लिए बोल रहे हो और उसमें लोगों की अच्छाई हैं, तो देखो आपको जरूर सपोर्ट मिलेगा। लोगों को अपना विकास चाहिए। लोग ये नहीं देखते कि 5 साल में कौन राजनीति करने आया या उसके बाद कौन आया। लोग तो अपना विकास चाहते हैं। लोगों को उनका वेलफेयर चाहिए, लोगों को उन्नति चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को शांति चाहिए। और ये सारी चीजों को लाने के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम भी जिम्मेदार है। और हमारी जिम्मेदारी को समझने के लिए ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखा, उसके बारे में अगर थोड़ा सा भी आपके पास समय है तो जरूर सोचिए। और मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी जो फैक्ट्स है, ये बस एक वीडियो के द्वारा आपको प्रभावित या आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करने का नहीं है। ये सिर्फ मेरा निजी सोच है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि एक जाति को बढ़ाने के लिए रोल मॉडल की जरूरत है, और हमारे अंदर बहुत सारा रोल मॉडल है। चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो,
चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो आज के समय के अमर्त्य सेन हो, या चाहे वो कोई भी बड़े नेता हो। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो रोल मॉडल है वो हमेशा यही चीज़ को हमारे सामने दिखाए हैं कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो परिश्रम करना है, आपको अपनी संकल्प को और दृढ़ बनाना है। क्योंकि आज इस जाति का अगर उद्धार हम लोग करने के लिए प्रण लिए हैं तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। और जब तक हमें इस चीज़ों के बारे में सचेत नहीं होंगे, हम लोग जब तक एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, दूसरे राज्य, दूसरे लोग, दूसरे जगह से ऐसे ही हमें छोटा दिखाया जाएगा, हमें अनदेखा किया जाएगा। बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि आप बाहर रहते हो, आप देश में नहीं रहते हो, तो आप कैसे देश के बारे में सोचते हो? आपको नहीं लगता कि देश में रहना ही सबसे बड़ा चीज़ नहीं है? देश में रह के भी बहुत लोग देश के लिए नहीं सोचते और देश के बाहर से भी लोग सोच सकते हैं। तो एक एनआरआई होने का मतलब ये नहीं है कि मैं देश के लिए नहीं सोच रहा हूँ। मैं भी अपने देश में आता हूँ और मैं इंडिया में हमेशा आता रहता हूँ। फिलहाल ये जो वीडियो मैं जारी कर रहा हूँ ये मैं अपने कोलकाता और अपने बंगाल के जितने भी मेरे भाई बहनें हैं सबके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, आप चाहे कहीं पे भी रहे, आपका जो हृदय है, आपका जो मन है वो हमेशा आपके जाति के लिए सोचता है। क्योंकि आप अगर कोई भी एक बड़ा पेड़ को देखें, एक बरगद का पेड़ को ही क्यों ना देखें, उसका जो जड़ है वो जड़ ही उस पेड़ को आगे बढ़ाता है। सिमिलरली, if you really want to grow in life, you cannot forget your roots, because a tree can be profound, a civilization can be profound only when you remember your roots. तो आपकी रूट्स है आपकी कम्युनिटी, आपकी रूट्स है आपकी माता पिता, आपकी रूट्स है आपकी संस्कृति, आपकी रूट्स है आपकी हेरिटेज, आपकी हिस्ट्री, और उसको आप भुला के आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इसी प्रकार से उसको समृद्ध करना भी आपका जिम्मेदारी है, उसको सम्मान करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई बुरी नज़र से उस संस्कृति के तरफ और उस संस्कार के तरफ, उस कल्चर के तरफ कोई भी अगर आंख उठ रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना ये हमारा फर्ज है। और अगर आप इस बात से सहमत हो तो ज़रूर कमेंट्स में जाके लिखें, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल सब्सक्रिप्शन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और पॉजिटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद, आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। जय हिंद।